स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। दून घाटी किन दो हिमालय पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? ए महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक पहाड़ियां और लघु हिमालय, सी पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, डी जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शिवालिक पहाड़ियां और लघु हिमालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दून घाटी भौगोलिक रूप से दो अलग अलग हिमालय पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। दक्षिण में यह बाहरी हिमालय से घिरा है, जिसे आमतौर पर शिवालिक पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, जो हिमालय की सबसे दक्षिणी तलहटी है। उत्तर में यह लघु हिमालय से घिरा है, जिसे स्थानीय रूप से मसूरी रेंज के रूप में जाना जाता है। ये दोनों पर्वतमालाएं बीच बीच में फैली हुई हैं और घाटी के प्राकृतिक घेरे का निर्माण करती है। इसकी स्थलाकृति सीमाओं को परिभाषित करती है और इसकी जलवायु और पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। शिवालिक पहाड़ियों और मसूरी पर्वतमाला के बीच यह अनोखी स्थिति घाटी के परिदृश्य, वनस्पति और जल विज्ञान को आकार देती है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहल की घोषणा की गई थी? 1 समुद्री विकास निधि, 2 शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री क्षेत्र के लिए पहल। समुद्री विकास निधि, यह 25,000 करोड़ रुपए की निधि है, जो समुद्री क्षेत्र को इक्विटी और ऋण वित्त पोषण के माध्यम से समर्थन प्रदान करेगी। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना, यह योजना जहाजों के स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करती है, जिसके तहत स्क्रैप मूल्य का 40% क्रेडिट नोट के रूप में जारी किया जाता है, जिससे नए मेड इन इंडिया जहाज खरीदने में पुनर्भुगतान किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची, बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे दीर्घकालिक वित्त पोषण, कर प्रोत्साहन, निजी निवेश और बेड़े के आधुनिकीकरण की सुविधा मिलेगी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 2, जास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। घाटी अल्पाइन घास के मैदानों, झरनों, हिमनद धाराओं और घने जंगलों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। यह जास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्वितीय संक्रमण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश कला शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र इस शैली का मूल स्थान है। 2, 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारतीय चित्रकला पर इसका प्रभुत्व रहा। 3, प्रारंभ में बौद्ध विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें शैव विषयों को शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अपभ्रंश कला शैली की उत्पत्ति गुजरात और मेवाड़ या राजस्थान में हुई, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसने 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारतीय चित्रकला पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, अतः कथन 2 सही है। प्रारंभिक चित्रकारी ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी, लेकिन बाद में कागज पर प्रायः पुस्तक चित्रण के रूप में बनाई जाने लगी। शुरुआत में जैन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें वैष्णव विषयों को शामिल किया गया, जिसमें गीत गोविंद और धर्मनिरपेक्ष प्रेम शामिल थे, अतः कथन 3 सही नहीं है। इन कलाकृतियों में भित्ति चित्र शैली को कम आयाम में बनाए रखा गया है, जिसमें लाल, पीले और गेरू जैसे प्रतीकात्मक रंगों को चमकीले और सुनहरे रंगों में परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित विधान विचार कीजिए। 1, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 2, इसे राज्यपाल की रिपोर्ट की आवश्यकता के बिना राष्ट्रपति के विवेक पर लगाया जा सकता है। 3, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य सरकार और उसकी विधायिका को निलंबित कर देना, जिससे राज्य सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रपति के विवेक पर राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने वाले उपग्रहों का एक नेटवर्क। बी, एक कंप्यूटिंग अवधारणा जहां दैनिक भौतिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और अन्य उपकरणों के लिए स्वयं को पहचान सकती हैं। सी, वेब विकास के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा। डी, बड़े पैमाने पर डेटा बैकअप के लिए एक क्लाउड स्टोरेज सेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यह एक कंप्यूटिंग अवधारणा है जो दैनिक भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने और अन्य उपकरणों के सामने स्वयं को पहचानने में सक्षम होने के विचार का वर्णन करती है। IoT महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी वस्तु जब स्वयं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होती है तो वह केवल एक साधारण वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि इससे कहीं अधिक बन जाती है। अब वह वस्तु केवल अपने उपयोगकर्ता से ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि अपने आसपास के अन्य वस्तुओं और डेटाबेस की जानकारी से भी जुड़ जाती है। अतः विकल्प 20 सही है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर रखने के लिए बेंचमार्क नीति दर या रेपो दर निर्धारित करता है। 2, वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना आवश्यक है। 3, प्रत्येक MPC सदस्य के पास एक वोट होता है तथा बराबरी की स्थिति में गवर्नर निर्णायक वोट डालता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति या MPC यह मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर रखने के लिए बेंचमार्क नीति दर या रेपो दर निर्धारित करता है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष में कम से कम 4 बार इसकी बैठक होना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है। प्रत्येक MPC सदस्य के पास एक वोट होता है तथा बराबरी की स्थिति में गवर्नर निर्णायक वोट डालता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, उदारीकृत विप्रेषण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे वर्ष 2004 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। 2, इस योजना के तहत कॉरपोरेट और हिंदू अविभाजित परिवार सहित कोई भी भारतीय प्रति वित्तीय वर्ष 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक धन भेज सकता है। 3, निवासी LRS के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा खाते नहीं खोल सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उदारीकृत विप्रेषण योजना या LRS यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004 में प्रति वित्तीय वर्ष 25,000 अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक सीमा के साथ शुरू की गई। LRS अब निवासी व्यक्तियों को स्वीकृत चालू या पूंजी खाता लेन देन के लिए प्रतिवर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक धन भेजने की अनुमति देती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। पात्रता केवल निवासी व्यक्ति ही पात्र हैं। इस योजना में कॉरपोरेट, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म और ट्रस्ट शामिल नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। निषिद्ध लेन देन लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित पत्रिकाओं की खरीद, FTF का अनुपालन न करने वाले देशों के साथ लेन देन, किसी अन्य भारतीय निवासी के विदेशी खाते में विदेशी मुद्रा में उपहार देना आदि। भारत में कोई विदेशी मुद्रा खाता नहीं। निवासी LRS के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा खाता नहीं खोल सकते। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली के मुख्य लाभार्थी कौन से 2 राज्य हैं? ए, उत्तर प्रदेश और असम, बी, गुजरात और महाराष्ट्र, सी, उत्तर प्रदेश और पंजाब, डी, असम और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश और असम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री ने 30 मई 2025 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 1 को राष्ट्र को समर्पित किया, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। उत्पादित बिजली का 1,487.28 मेगावाट उत्तर प्रदेश को आवंटित करने के लिए एक विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और शेष 492.72 मेगावाट असम के लिए निर्धारित किया गया है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, शिकारी उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1,
यह उत्सव शुष्क मौसम के दौरान मार्च से मई तक मनाया जाता है और इसमें बड़े पैमाने पर छोटे जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। 2. यह उत्सव विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिकारी उत्सव के बारे में। यह उत्सव मार्च से मई तक शुष्क मौसम के दौरान मनाया जाता है और इसमें बड़े पैमाने पर छोटे जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह आयोजन शुष्क मौसम के दौरान विशेष रूप से मार्च से मई तक झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूम जिलों में होता है। यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और इसमें हजारों ग्रामीण और पड़ोसी जिलों और झारखंड, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से भी प्रतिभागी शामिल होते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 16वें वित्त आयोग की स्थापना की गई थी? ए अनुच्छेद 275, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 282, डी अनुच्छेद 324। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 280। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जबकि सदस्य हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा तथा सौम्यकांति घोष। ऋत्विक रंजन पांडे सचिव के रूप में कार्यरत हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मिस वर्ल्ड 2025 या सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ए माजा कलाजा, बी उपल सुजाता चुवांगश्री, सी हासे डेरेजे, डी नंदिनी गुप्ता। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।